पीपीटी चलाओ। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं देवेंद्र तनगुरिया आपका आरआर गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आरआर गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज है आपकी 31 मई 2023 की करंट आज है आपकी 31 मई 2023 की करंट अफेयर आपको पढ़ाई जा रही है। चलिए आपको एक सूचना और देता हूं, कल से करंट अफेयर सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। देखिए, आप लाइव हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइव हुई है। आप जुड़िए, आप लोग, मैं इंतजार करता हूँ थोड़ी बहुत लाइव से। आप लाइव हुई है, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव हुई है इस पर। शेयर कर देता हूँ एक अपने सर्कल में। आप मैं शेयर कर देता हूँ कुछ लोगों के अपने ग्रुप में। आप लोग शेयर कीजिए इसको ग्रुप में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़िए। क्वेश्चन को आप लाइव सॉल्व करते हैं हम लोग मिलकर। देखो, आप जुड़िए जल्द से जल्द। आप कमेंट कीजिए, कमेंट। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाल ही में किस राज्य ने जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया। जनधन योजना के तहत, जनधन योजना के तहत इस योजना प्रारंभ हुई थी 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी जनधन योजना। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अपना। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। Recently, which state has 100% coverage under जनधन योजना। देखो, इसमें है तमिलनाडु, बाइलिंगुअल है। आज क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल क्वेश्चन आएंगे। तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में, बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए आप लोग। इसे शेयर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर है तेलंगाना में। तेलंगाना में जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है इसने। वो यानी पूरी जनता, जितनी वहाँ की पॉपुलेशन है, उसका 100% कवरेज हासिल हो चुका है। 100% कवरेज हासिल तेलंगाना राज्य ने, ये 28 अगस्त 2014 में प्रारंभ होती है इस योजना को। और अन्य इसकी बातें देखो, हाल ही में जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन में सफलता कार्यान्वयन के 8 साल पूरे कर लिए हैं। इसने क्या कर लिए हैं, जनधन योजना ने आपके 8 साल पूरे किए हैं। और प्रधानमंत्री जनधन योजना स्थापना के बाद में 46 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने 1,73,000 करोड़ रुपये धनराशि जमा की है। जो आप पढ़ लेना PDF में। आप जनधन योजना वित्तीय समावेशन आप जानते ही हैं इसको। वित्तीय समावेशन की एक राष्ट्रीय मिशन है
प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है। योजना के मूल सिद्धांत बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हो, हाशिए पे होते हैं लोग, जैसे मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग है, और आपके सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण दूर दराज के ग्रामीण लोग हैं, जो उनकी वित्तीय पहुंच कम होती है, जिसकी जैसे उनको जानकारी नहीं होती, बैंक में अकाउंट नहीं होता, उनका अकाउंट खोलने के लिए, साधारण भाषा में अकाउंट खोलने के लिए एक जनधन योजना आपकी सरकार ने चलाई थी 2014 में 28 अगस्त को, बैंक बुनियादी बचत खाते में जमा के लिए, खाता खोलने के लिए। इसमें केवाईसी, ई केवाईसी, कैप मोड, शून्य बैलेंस और शून्य शुल्क चलाया था। कैप मोड में खाता खोलना मैंने शून्य शुल्क चलाया था। वित्त रहित को वित्त पोषित, इसका लक्ष्य था वित्त रहित को वित्त पोषित करना, यानी वित्त रहित है उसको वित्त पोषित करना है। अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे माइक्रो बीमा है, उपभोक्ता के लिए ओवरड्राफ्ट, माइक्रो पेंशन आदि, माइक्रो क्रेडिट वगैरह आदि इसमें शामिल है, इस योजना में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखो, हाल ही में हरीश पेंगन जो थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कौन है ये बताइए। बिजनेसमैन है, ये आपके हरीश पेंगल का चित्र लगा हुआ है, आप देखिए इनका। और क्या ये एक्टर है, अभिनेता है, क्या पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ है, या राजदूत है, एम्बेसडर है, बताइए। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। आवाज आ रही है? आप लोग कमेंट में बताइए, मुझे आवाज आ रही है? आप लोग कमेंट में बताइए, मेरी आवाज साफ आ रही है? आप लोग बताइए मुझको कमेंट में, मेरी आवाज साफ आ रही है? देखो, इसके अभिनेता हैं, ये एक अभिनेता है। ये कौन है? एक अभिनेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक और है इसमें, हाल ही में किस भारतीय को वाह लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? पुनः द्वारा से नियुक्त हुए, पुनः नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, राजीव कुमार है, कि सुमन बेरी है, बताइए। इनका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के कंट्रोलर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, भारत के महालेखा परीक्षक। ये भारत के एक संवैधानिक संस्थान है। एक संवैधानिक संस्था है ये। अनुच्छेद कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 में होता है आपका। इसकी जो कैग का पद है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, जो 148 में, आर्टिकल 148 में, ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इसकी की जाती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की। राजीव कुमार आपके हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी एक संवैधानिक संस्थान है। अनुच्छेद 324 में इस पद का उल्लेख है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उप चुनाव आयुक्त हैं, 3 सदस्यीय संस्थान है ये, ठीक है।
और शक्तिकांत दास आपके हैं 25वें गवर्नर, 25वें गवर्नर जनरल, गवर्नर हैं आपके आरबीआई के। पच्चीसवें आपके गवर्नर है। और आपके सुमन बेरी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष। एक मुझे आंसर और दीजिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसके चीफ नहीं, नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं, सॉरी, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष दिख रहा है आपको? इसके लिख दो उपाध्यक्ष। इसके बताइए अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका मुझे कमेंट में जवाब दीजिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये मत लिखना इसमें, ये मिटा देता हूं मैं अभी। अभी लो इसे मिटाता हूं। देखो इसका है उपाध्यक्ष। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं मुझे कमेंट में बताइए। और इसका राइट आंसर है गिरीशन मुर्मू। गिरीशन मुर्मू इसके वाह्य लेखा परीक्षक के गिरीशन मुर्मू इसके सदस्य बने हैं, नियुक्त किए गए हैं। और देखो अभी और जानकारी इसकी है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीशन मुर्मू ने सोमवार को 2024 में 4 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, किसमें इनको किया गया? WHO में इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई है इसकी स्थापना। ठीक है, 2019 से 23 से 4 साल के कार्यकाल के लिए WHO इस पद पर तैनात हुए हैं। हाँ, सेकंड बार इसकी नियुक्ति हुई है इनकी। और इन 4 साल के कार्यकाल WHO पद हुए। और 19 मई 2023 को जेनेवा में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा में हुआ था इसका आयोजन, जो अभी जेनेवा में आयोजित हुई है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी, मैंने आपको बताया था पूर्व में। चुनाव हुआ था इसमें केग में मतदान भारी मतदान, इसमें तंजानिया सेकंड रैंक पर रहा था आपका, इसको 42 वोट मिले, ये सेकंड स्थान पर रहा था वैसे तंजानिया आपका। और जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बने एक पद पर तैनात चयन के बाद में केग के लिए यह इस वर्ष का दूसरा सबसे अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट असाइनमेंट है। WHO के अलावा केग वर्तमान में खाद्य और कृषि संगठन 2020 से 25, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन 2022 से 27 और रासायनिक हथियारों के लिए निषेध संगठन, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक है। और नेक्स्ट आंसर है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तंबाकू दिवस। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगा लेना आप, आएगा ही आएगा किसी न किसी एग्जाम में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लगा के रखना, ये आता ही आता है।
किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा। नोट करते जाइए, आप लोग इसको नोट करते जाइए संग संग में। आप वो एक कॉपी बनाइए, उसका नोट करते जाइए इसको संग संग। देखो इसकी थीम क्या है 2023 की? तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है, हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। थीम है इसकी, बताइए मुझे जल्द से जल्द इसके कमेंट में आप बताइए मुझे कौन सी थीम है इसकी। बीच में बोलो, बताइए कौन सी थीम है आप इसकी। हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं, ये इसकी थीम है आज की। भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। इसकी ये थीम है आपकी। और तेजी से परिवर्तन, ये है एक्सीलरेटिंग चेंज, तेजी से परिवर्तन आपकी। और ओनली वन अर्थ, ये आपकी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। विश्व विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस की थीम है ये आपकी। पर्यावरण दिवस की थीम है ये आपकी। केवल ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ इसकी थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की। और कमेंट में बताइए ये किसकी थीम है, तेजी से परिवर्तन। ये मुझे बताइए ये किसकी थीम है, तेजी से परिवर्तन, इसकी ये बताइए किसकी थीम है ये आपकी तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है 2022 विश्व टबैको डे की थीम है। और देखो अन्य आपको जैसे वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे, ये इम्पोर्टेंट है आपका। फर्स्ट मई इंटरनेशनल लेबर डे, पीस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा दी जाएगी। और वर्ल्ड लंगर डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, और आपका और कौन कौन सी इसमें थीम है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये इंपोर्टेंट है आपकी, रेड क्रॉस डे। और 8 मई को देखो ये है इसमें से 1 मई को होती है विश्व मजदूर दिवस। और 3 मई को है आपका प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस है आपका। और इसमें से 4 मई को ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, इनमें से कोई इंपोर्टेंट खास नहीं है। और ये भी नहीं है बर्ड एसिड डे। 8 तारीख को आप इसको भी लिख के रखना, 8 मई को आपकी है विश्व रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस डे। और आपका विक्ट्री डे, ये भी खास इंपोर्टेंट नहीं है। और टेक्नोलॉजी डे हो गया, इंटरनेशनल नर्स डे, मदर डे, आपकी मदर डे थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, बर्ड टेलीकम्युनिकेशन, ये कोई खास नहीं है, एग्जाम से बेस्ड नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, ये भी एग्जाम बेस्ड से नहीं है। 8th डे, एक ये और थीम लिख के रखना आप, 18 मई विश्व एड्स वैक्सीन डे, एड्स वैक्सीन डे। नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी इंपोर्टेंट है आपकी, इसको भी लिख के रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये वेरी इंपोर्टेंट है, ये
वेरी इंपॉर्टेंट थीम है यहाँ की, ये इसको लिख कर रखना, हर एग्जाम के लिए आवश्यक है ये। इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे, ये भी ठीक है। एंटी टबैको डे, ये आज की थीम है आपकी। ठीक है, आप इस चीज को पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी बिल्कुल थोड़ी देर बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश द्वारा बैसाख उत्सव, बैसाख कौन सा उत्सव है आपका बनाया बच्चों, बैसाख उत्सव, बैसाख उत्सव, कंट्री हैज बीन सेलिब्रेट बैसाख उत्सव, ये हाल ही चर्चा में रहा है, किस चीज से संबंधित है। बैसाख उत्सव इंडोनेशिया में होता है, मनाया गया, कंबोडिया में मनाया गया, या भारत में मनाया गया, या जापान में मनाया गया। बताइए आप लोग, बैसाख उत्सव किस देश द्वारा मनाया गया है, बताइए बैसाख उत्सव किस देश द्वारा मनाया गया है। कमेंट में जवाब दीजिए, बैसाख उत्सव किस देश द्वारा मनाया गया है, कमेंट में जवाब दीजिए आप। ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़िए और कमेंट में जवाब दीजिए इसका। जिसका राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वारा हाल ही में बैसाख उत्सव, जिसको बुद्ध दिवस, क्या बोलते हैं इसको, बुद्ध दिवस, बुद्ध दिवस बोलते हैं इसको, और ये बुद्ध के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या, किसके रूप में, बुद्ध के जन्म उत्सव, उत्सव के रूप में मनाया जाता है इसका। और ये एक मंदिर है वहां का, कहाँ का, इंडोनेशिया का एक मंदिर है मोजो पाहित। कौन सा मंदिर है, मोजो पाहित मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, ये बौद्ध मंदिर है, मंदिर उसमें मनाया जाता है ये। और ज्ञानोदय वगैरह, बुद्ध के जन्म का, ज्ञान का, दोनों का इनका प्रतीक है। और इसके बारे में और विशेष जानकारी आपको पीपीटी में उपलब्ध करा दी जाएगी। हाल ही में किस राज्य के बांदा बसोरवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर वीर सावरकर बांद्रा बसोरवा सागरी सेतु किया है, बताइए कौन सा है ये, बांद्रा बसोरवा समुद्री मार्ग, बांद्रा बसोरवा समुद्री मार्ग, इसका नाम बदलकर वीर सावरकर बांद्रा बसोरवा, बसोरवा है ये, बसोरवा सागरी सेतु, सागरी सेतु कर दिया गया है। इसका राइट आंसर है मुंबई। मुंबई में ये आपका बनाया गया है बांद्रा बसोरवा, एक पुल बनाया गया है, जो उसका नाम वहां के मुख्यमंत्री है, मुंबई के मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र सीएम है एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे द्वारा, एक नाथ शिंदे शिंदे द्वारा सीएम है वहां के, एक नाथ शिंदे द्वारा इसका नामकरण किया गया है बदलकर। वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ था, और इनके वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, इनका इनका महाराष्ट्र में ही इनका जन्म। इनकी इनकी कुछ किताबें हैं बीडी सावरकर की, जैसे इनकी किताबें हैं, इनके संगठन है, यह अनुशीलन समिति है 1904 की। और इनका मित्र मेला संगठन भी बनाया है इन्होंने, मित्र मेला संगठन। एक नाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं, और राहुल
नार्वेकर वहां के, राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष। सबसे युवा है ये, लिख लेना इसको, सबसे युवा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया मुंबई। और हाल ही में चर्चा में रहा, हाल ही में क्या चर्चा में रहा, एक शब्द चर्चा में रहा था जिसका था अबॉर्शन, अबॉर्शन। What the word abortion is related to? क्या ये वायरस है, क्या ये बैक्टीरिया है, क्या ये एंटीबायोटिक है, क्या ये प्रोटोजोआ है? बताइए आप। बताइए आप, कमेंट में आंसर दीजिए। देखो, इसका राइट आंसर है एंटीबायोटिक। ये एक एंटीबायोटिक है। एक एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक है, और ये देखो हाल ही में शोधकर्ताओं ने बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया की एक चुनौतीपूर्ण प्रजाति के खिलाफ एक संभावित नए एंटीबायोटिक का निर्माण किया है। एंटीबायोटिक है ये, यानी पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया है। अबासोनिक मशीन लर्निंग के साथ पाए जाने वाला एक संभावित नया एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कार्य आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एंटीबायोटिक है ये। इसका मूल रूप से मधुमेह के इलाज के लिए विकसित किया गया। यह एंटीबायोटिक यानी अबॉर्शनिक, अबॉर्शन, इसका मूल रूप से मधुमेह के इलाज के लिए विकसित किया गया था इसको। ये अभी हाल ही में ये लर्निंग मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जा रहा है, किया है हाल ही में, पहचान करने के लिए, मशीन लर्निंग की पहचान के लिए इसका उपयोग किया गया है। सात्विक एवं चिराग किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट आंसर है आपका सात्विक एवं, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सात्विक एवं चिराग किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है, टेनिस से है, हॉकी से है, या फुटबॉल से है? बताइए। बांकुन भूतिया आपके लाड़ी रहे हैं।
हेलो हेलो। हाँ, खेद रुकने की थोड़ा खेद है, क्षमा चाहता हूँ, वो स्पीकर प्रॉब्लम हो गई थी। आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? चलो, रुकने के लिए खेद, क्षमा चाहता हूँ। इसमें है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की रैंकिंग में इनको युगल किशोरी में, युगल जोड़ी में इनको, पुरुष युगल जोड़ी में इनको जॉइंट में 4th रैंक हुई है। विश्व में शीर्ष 4th पर पहुंच गए हैं ये। सात्विक और चिराग सर्वोच्च 4th पर पहुंच गए हैं, 4th रैंक पर सात्विक और चिराग 4th रैंक में आ गए हैं ये। BWF किसकी वजह से? वर्ल्ड फुटबॉल वो बैडमिंटन फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन फेडरेशन में विश्व रैंकिंग में एक स्थान के फायदे के साथ दुनिया के 4th रैंक पर आप ये लोग, ये तो सात्विक और चिराग की जोड़ी 4th रैंक नंबर के खिलाड़ी बन गई है, भारत की 4th रैंक नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। एशिया चैंपियन अभी हाल ही में मलेशिया में आयोजित, मलेशिया में आयोजित एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक सात्विक चिराग की जोड़ी ने 58 साल बाद, भारत ने इन जोड़ी ने 58 साल बाद, 58 वर्ष बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जोड़ी ने, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 58 साल बाद पहली बार इन जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख के रखना, उतार के रखना, किसी न किसी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। और भारत में सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाली महिला एकमात्र PV सिंधु है, जो 13वें स्थान पर है। विश्व में 13वीं रैंक है इनकी विश्व में, और ये 4थी रैंक पर है विश्व में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है महाराष्ट्र का, नमो शैतकारी महासम्मान योजना, नमो शैतकारी महासम्मान योजना है, किस राज्य से संबंधित है? बताइए, आंसर दीजिए इसका, कमेंट में आंसर दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों को। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नमो शैतकारी योजना चलाई गई है। ये क्या है? देखो, यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर प्रारंभ की गई है। एक महाराष्ट्र भारत केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसमें साल में 2000 की 3 किस्तें प्राप्त की दी जाती हैं। यह 2019 में लागू, केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में शुरू की गई थी किसान सम्मान निधि योजना, फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में लागू की गई थी। इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र के छोटे और सीमांत किसान को प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में, जैसे ही किसान सम्मान निधि में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें के साथ 6,000 रुपये वार्षिक किस्त दी जाती है, उसी प्रकार इसमें भी 6,000 की 2-2 हज़ार की 3 किस्तें 6,000 रुपये दर से दिए जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर, यह दोनों योजनाओं को मिलाकर महाराष्ट्र के किसानों को सालाना 12,000 रुपये, यानी किसान सम्मान निधि 6,000 और 6,000 इसके योजना के,
और ताकि इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देना, ताकि किसानों को इसका लाभ लेकर अपने खेतों में जरूर तकनीकी और सुविधाओं को उपलब्ध करा सकें, अपना रोजगार बढ़ा सकें। रोजगार पर विशेष तकनीकी और रोजगार पर तकनीकी सुविधा बढ़ाने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको उतार के रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लिख के रखना। 2023 में एससीओ बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? एससीओ बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा 2023 में? बताइए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसका आंसर बताइए आप लोग। एससीओ की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत इसकी 2023 की अध्यक्षता करेगा। और इसमें 21वीं जो बैठक हुई थी आपकी, 21वीं जो बैठक हुई थी आपकी, उसकी अध्यक्षता उज्बेकिस्तान ने की थी 2022 में। 22वीं बैठक की जो अध्यक्षता है 2023 में भारत करेगा। देखो एससीओ के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी बताता हूँ। देखो एससीओ का जो गठन है 19 संघई 5 के नाम से, संघई 5 के नाम से 1996 में हुआ था, तब इसका नाम संघई 5 था। और ये अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और देखो इसका हेडक्वार्टर, एससीओ का हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। किसमें है? बीजिंग में हेडक्वार्टर है इसका। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा जो है, देखो इसका गठन सबसे पहले 5 देशों में हुआ था, इसमें चीन शामिल नहीं था, तो इसकी प्रारंभिक भाषा रूसी भाषा थी इसकी। फिर रूस के शामिल होने के बाद हेडक्वार्टर रूस में बन गया, तो इसमें चीनी भाषा, 2 भाषाएं इसमें शामिल हैं, आधिकारिक भाषा है इसकी। इसका एक संगठन एससीओ, वैसे एससीओ पहले संघई 5 था, इसका एससीओ नाम 2002 में एक घोषणा के द्वारा 2003 में गठन हुआ था इसका। और भारत एंड पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए थे। 2017 में शामिल हुए थे। अब इसके साथ ये 20वां 22वां होगा, 23वां जो होगा, 23वां आयोजन होगा इसमें तुर्कमेनिस्तान में। इसको लिख के रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके। 23वां 2024 में
23वां आपका 2024 में आयोजित होगा तुर्कमेनिस्तान में। अभी वर्तमान में हो रहा है, इसकी बैठक हो रही है, वर्चुअल रूप से हो रही है। आप याद रखना ये वर्चुअल हो रही है। ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, पूछ लेता है किस तरह से हुई। और इसका एक संगठन भी है, इसको कहते हैं रैट्स संगठन, आतंकवाद विरोधी संगठन। वाद विरोधी संगठन, जिसका हेडक्वार्टर आपका बना हुआ है ताशकंद में। ताशकंद में इसका हेडक्वार्टर, आतंकवाद इसका रेड्स फाउंडेशन का हेडक्वार्टर ताशकंद में बना हुआ है। ये इसका संगठन है, ताशकंद में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल में 2021 की जो 21वीं बैठक हुई थी 2022 में, इसमें ईरान जो है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे और नोट करके रखना। नवा देश, इसमें 9th देश, नवा देश जुड़ा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको रखना लिख के कहीं पर भी। नवा देश ईरान इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो गया भारत। देखो पिछले साल जो 16 सितंबर में समरकंद में शिखर सम्मेलन एससीओ की अध्यक्षता संभाली थी, वो भारत ने संभाली थी 16 सितंबर 2022 में। समरकंद में जो पिछली बार आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी। स्वतंत्र एससीओ की अध्यक्षता संभाली थी। राष्ट्रपति परिषद में 22वां शिखर सम्मेलन है। तुर्कमेनिस्तान को अध्यक्षता अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। तुर्कमेनिस्तान आपको मैंने बताया ही है। इसके बाद में 2024 में 23वीं बैठक जो होगी, वो 24वीं बैठक नहीं 23वीं बैठक में वो अध्यक्षता करेगा। तुर्कमेनिस्तान में अध्यक्षता करेगा। इसके सदस्य देश रहेंगे, ऑब्जर्वर होते हैं, नहीं सदस्य देश हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 8 देश हैं, प्लस नवा देश है ईरान। नवा देश है आपका ईरान। और इसके ऑब्जर्वर देश हैं ईरान। वैसे ईरान अब परमानेंट हो गया है, ऑब्जर्वर नहीं है। बेलारूस है, मंगोलिया है, पर्यवेक्षक रूप में शामिल हुए हैं इसमें। बेलारूस है, मंगोलिया है, ये आपके पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं। और देखो इसमें एक शब्द निकल के आया है, एक अभी मैंने पीछे सॉफ्टवेयर बताया, देखा था, अब दिखा नहीं पाया। एक साइट बनाई है, साइट को भी थोड़ा पढ़ के जाना। देखो इसमें एक भारत सरकार ने एक साइट बनाई है अध्यक्षता के रूप में, एससीओ काउंसिल फॉर हेड्स इन स्टेट 2023। इसका SECURE, सिक्योर, इसका अर्थ है S फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E फॉर इकोनॉमी डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, U फॉर यूनिटी एंड R फॉर रेस्पेक्ट एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड E फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ये उसकी थीम, आदर्श वाक्य है उनका एक तरह। और मैं आपको एक सूचना देना चाह रहा हूँ, कल से आपकी क्लास सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। करंट अफेयर आपको डेली 6 बजे प्राप्त हुआ करेगी। सुबह 6 बजे तक आपको लाइव जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। कल सुबह 6 बजे से आपको करंट अफेयर कंटिन्यू लगातार आपको प्राप्त होती रहेगी। और आपको सभी को अभी 1 घंटे
2 घंटे बाद आपको टॉप 15 यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतिहास के प्राप्त होंगे। जल्द से जल्द मैं लाइव होऊंगा 2 घंटे बाद 9 बजे, और आप जुड़िए, लाइव जुड़िए, और आपको टॉप 15 यूपीपीसीएस के करंट अफेयर, यूपीपीसीएस के स्टैटिक आपको इतिहास के दिए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।